हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। स्टूडेंट, ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट केमिस्ट्री के टॉपिक को कवर किया है। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो इसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिर एन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो भी ये मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये रिएक्टेंट होता है ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड होता है। आप ये एग्जांपल देखिए, ए एंड बी, ये क्या है, दो मॉलिक्यूल, इन्होंने इंटरेक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया सी एंड डी। ठीक है, तो ए एंड बी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और सी एंड डी प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे आपने चावल लिए और पानी लिया और इन दोनों को मिक्स करके आपने खिचड़ी बना दी। तो चावल और पानी क्या हुआ, रिएक्टेंट, और खिचड़ी क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ में आई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हम केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे होंगे Zn+H2SO4। तो यहाँ पे Zn क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक नया प्रोडक्ट बनाए ZnSO4 और H2SO4। तो हम जैसे जिंक को Zn की फॉर्म में लिख रहे हैं और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और कभी भी हम जो भी केमिकल इक्वेशन होगी उनको बैलेंस फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केमिकल रिएक्शन जब होती उसके टाइम में क्या होता है। बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। एक तो जो भी एटम है वो रिएक्ट करेंगे और वो रीअरेंजमेंट होंगे। ठीक है, दूसरा होगा जो भी ओल्ड बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और क्या होगा, नए केमिकल बॉन्ड बनेगा। और तीसरा जो भी होता है बच्चों, मेन पॉइंट है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होगी और या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों, चेंज। अब केमिकल इक्वेशन में दो टाइप के चेंज आते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होगा केमिकल चेंज। बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका एक सबसे सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप पानी से आपने वेपर बना तो दोनों की क्या है, कंडीशन सेम है। और केमिकल चेंज क्या होगा, जिसमें जो न्यू प्रोडक्ट है और जो पुराना प्रोडक्ट है दोनों की प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। देखो बच्चों, जैसे हम दूध से दही बना देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, वो हो गया केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज, मान लो पानी से आपने बर्फ़ बना दिया तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो वो हो गया फिजिकल चेंज, जिनको आप एक में से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से दूसरे में से दूसरे में। देखो जैसे हम पानी से हमने बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से हम फिर से पानी बना सकते हैं, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन जब भी आप दूध से दही बनाते हो, दही से घी बनाते हो, तो इनको आप इनिशियल कंडीशन में नहीं ला सकते, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये दो टाइप हमें पता होने चाहिए कि जब भी चेंज होता है तो वो किस टाइप के चेंज होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, यहाँ पे बहुत टाइप के आपको अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जांपल में ए और बी दो रिएक्टेंट है जिन्होंने कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है ए। ठीक है,
कंबाइंड रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल आप लिखोगे जो प्रॉपर होगा, H2 + Cl2, ये बनाएगा HCl। सही है। यहाँ पे H2 क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों ने आपस में मिक्स हुए और क्या बनाया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, दो कंपाउंड मिलके भी एक सिंगल कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिकम्पोजिस रिएक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है, जब एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग प्रोडक्टों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। डिकम्पोजिशन मतलब दो चीज़ों में टूटना। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए आप, CaCO3। तो अब इसको हमने हीट किया तो ये किस में चेंज हो गया, एक CaO और दूसरा CO2 में। ठीक है। अब बच्चों ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 टाइप की होती है। ठीक है। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, जब हम हीट का यूज करके किसी एक प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। ठीक है। देखो फिर से, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक किसी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट अप किया तो ये किस किस में टूट गया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों पहले वाले में हमने किसका यूज किया, हीट का। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। ठीक है। इसका एग्जांपल है NaCl। तो हमने इसको जब इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये किस में टूट गया, Na और Cl। ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, वहाँ पे हमने हीट का यूज किया और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब इसके बाद लास्ट वाले है फोटो डिकम्पोजिशन। दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट को लाइट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए आप, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने लाइट दी तो ये दो चीज़ों में टूट गया, किस किस में, एक हो गया सिल्वर, दूसरा ब्रोमाइड। ठीक है। इसका आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये सिल्वर ब्रोमाइड था, यहाँ पे हमने सनलाइट में रखा तो ये दो चीज़ों में ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मीनिंग है ब्रेक करना। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो, लाइट के थ्रू, हीट के थ्रू और इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू। जहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे हीट का यूज़ करते हैं तो इसको आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। और जब आप किसका यूज़ करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करोगे तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन बोलोगे। और आप अगर सनलाइट का यूज़ करते हो तो उसको आपको क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है। बच्चों अब बात करेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, जो थर्ड टाइप का है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब दो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये इसके एक कंपाउंड को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे एक एलिमेंट ए है और एक कंपाउंड बी और सी है। तो जो ये एलिमेंट है ए, वो क्या करेगा, बी और सी में से एक को डिस्प्लेसमेंट करके इसके साथ खुद रिएक्ट कर देगा। तो इसने ए सी बना दिया और बी को अलग डिकम्पोज कर दिया। आप इसको ऐसे समझिए, ये है ए और ये बी और सी। तो बी और सी क्या है, कपल है, और ये ए क्या है, सिंगल बंदा है। तो इसने क्या कर दिया है, इसने जो सिंगल बंदा था इसने बी और सी का ब्रेकअप करा दिया और ए ने खुद सी के साथ अपनी सेटिंग बैठा दी और बी को सिंगल छोड़ दिया। आई बात समझ में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका आप एग्जांपल लिखोगे Zn प्लस HCl। तो Zn ने क्या कर दिया, Zn ने सी एच को डिस्प्लेस करके Cl के साथ खुद सेटिंग बैठा दी। दूसरा आपके इसमें Fe प्लस CuSO4। तो Fe ने क्या किया, C को डिस्प्लेस कर दिया और SO4 के साथ अपना घर बसा दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा ना। हाँ ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे।
देखो जैसे यहाँ पे ए डी है और सी डी है, तो ए डी का पहले अपना परिवार था और सी डी का अपना परिवार था। तो ए ने किसके साथ बी को छोड़ा और सी के साथ अपना डी के साथ अपना परिवार बैठा दिया, और बी ने क्या क्या किया, ए को छोड़ा और सी के साथ अपना परिवार बैठा दिया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल एक को हटा के उसके साथ अपना घर बैठा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों जो भी दोनों कंपाउंड है वो दोनों को एक दूसरे को डिस्प्लेस करके अपना अपना चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इसमें से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है और एक सॉल्युबल कंपाउंड बनता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, जैसे ये PbNO3 और H2 और Kl, इन्होंने रिएक्ट किया तो एक इनसॉल्युबल बनेगा, तो उस इनसॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर से इम्पोर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके साथ साथ हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका हमको एग्जांपल याद रखना है बच्चों, जैसे CaO+H2O, तो ये क्या बनेगा, CaHO का होल ट्वाइस और हीट। आपने देखा होगा जो भी ये चूना होता है, घरों में पुताई होती है, तो उसमें जब आप पानी डालोगे तो वो बुलबुले निकलते हैं, काफ़ी हीट अप हो जाता है पानी, तो वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में क्या था, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंड का मतलब खत्म होना एक सबसे। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगी उसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखिए, CaCO3, तो यहाँ पे हमने हीट दिया तो ये किस में टूट गया, CaO और CO उल्टा। सही है, दोनों में से आपको जो भी रिएक्शन ईजी लगे वो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और आपको जो भी डेफिनेशन ज़्यादा आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी इसी की उल्टी आती है, रिडक्शन। रिडक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक बच्चों, एक होती है ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस। और रिडक्स में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इनके ये एग्जांपल याद होने बहुत जरूरी हैं। बच्चों इसके बाद ये आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, इनमें क्या क्या है। बच्चों इसके बाद एक टॉपिक और आता है इस चैप्टर का, इसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन सिंपली क्या होता है, जब भी कोई मेटल है उसको हम इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर बना देता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो भी मेटल है वो धीरे धीरे रस्ट के कारण मतलब ख़राब होने बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने कोरोजन के टाइप हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है वेट। ठीक है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, तो हम जनरली जो भी हमारे लोहे के जो भी पार्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं, उनको हम 2-3 तरीके से यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोटिंग कर देते हैं, या जनरली हमारे घरों में पेंट होता है, तो पेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि उस पे क्या हो, जंक ना लगे। कोरोजन मतलब जो जंक लगना होता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब जंक लगने से क्या होता है, जो भी मेटल है वो धीरे धीरे खराब होने बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी खाना होता है उसको हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें इस खराबी से बचने के लिए हम एक इसमें मतलब जो भी केमिकल यूज करते हैं, कुछ केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, तो रेंसिडिटी क्या हो गया, जब भी हम खाने को लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसका वो मतलब एक हिसाब से रिएक्ट करके अब उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर से ये दो थ्योरी के क्वेश्चन में से आ जाएंगे कि भाई कोरोजन क्या होता है या रेंसिडिटी क्या होता है, तो ये सिंपल कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। कोरोजन क्या हो गया, जंग लगना सिंपली। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेटल खराब हो जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप
कोई भी मतलब फूड को एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसका रीज़न ही ये है ताकि वो लंबे टाइम तक रहे और वो ख़राब ना हो, ठीक है। करते हैं एसिड क्या होता है, तो ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने पे हमें H+ आयन देता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एसिड। और बच्चों ये टेस्ट में हल्के से खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, इसका जो pH वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे 2 डेफिनेशन आपको दिख रही होंगी, आपको जो भी आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जांपल देखिए, HCl है जिसको वाटर पे डिजॉल्व करने पे इसने H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो गया, ठीक है बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल है H2SO4 जो वाटर में डिजॉल्व होने पे हमें 2H आयन दे रहा है और एक SO4, ठीक है बच्चों। बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद होनी चाहिए। बच्चों इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये जो टेस्ट में होते हैं हल्के से खट्टे होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन होता है एसिड का वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें H+ आयन होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बच्चों फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये इजिली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। बच्चों फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये कलरलेस होता है। बच्चों अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। एग्जांपल देखिए आप, Mg प्लस H2SO4, तो ये क्या हुआ, MgSO4 प्लस H2। अगला देखिए आप, Zn प्लस HCl, तो ये ZnCl2 बनाए और H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि एसिड क्या होता है, मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड जब भी मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एग्जांपल देखिए आप, CaO प्लस H2SO4, तो इसने बनाया CaSO4 प्लस H2, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड रिएक्ट करेगा जब भी बेस से तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे HCl है और इसने NaOH से रिएक्ट किया तो ये बनाएगा NaCl जो क्या है साल्ट और प्लस H2, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बच्चों एसिड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट है इसके सोर्स के अकॉर्डिंग, ये कहाँ से आता है। तो बच्चों फर्स्ट है इसका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हमें फ्रूट या वेजिटेबल से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ इसके सोर्स हैं और कुछ इसके, तो बच्चों ये हमें याद होनी चाहिए कि मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो ये एप्पल में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ये लेमन में मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ये ग्रेप्स में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, तो टमाटो में मिलता है। तो बच्चों ये हमें ये सब इसके सोर्स पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों अब नेक्स्ट जो एसिड है वो है इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियली इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है बच्चों। एग्जांपल के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप डिवीजन है इसके बेसिटी के अकॉर्डिंग। बच्चों सबसे पहला आता है मोनो बेसिक एसिड। ये क्या होता है, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो ये केवल 1H+ आयन देता है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। डाई बेसिक क्या होगा बच्चों, जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो ये 2H+ आयन हमें देगा, तो इसको बोलेंगे हम डाई बेसिक एसिड। बच्चों तीसरा आता है ट्राई बेसिक एसिड। ये क्या होता है, जब भी हमें इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 3 हमें हाइड्रोजन आयंस देगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट टाइप है बच्चों एसिड का, ये है बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। बच्चों क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो एसिड जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं इन वाटर, ठीक है बच्चों। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो ये एसिड कौन से हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली इन वाटर। बच्चों वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो पार्शियली क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं इन वाटर। देखो बच्चों हमने क्या बोला, एसिड क्या होते हैं जो वाटर में
क्या होते हैं, डिजोल्व होके H+ आयन देते हैं। तो बच्चों जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियली होगा उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है बच्चों। बच्चों अब एक टाइप का और बचा है, इसको बोलेंगे हम बेस ऑन कंसंट्रेशन। तो बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है जब इसमें एसिड की अमाउंट लार्ज हो, किसमें, सॉल्वेंट में, तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या होगा, जब एसिड की अमाउंट स्मॉल हो, किसमें, सॉल्वेंट में। एग्जांपल देखिए बच्चों, देखिए आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने केवल 1 चम्मच चीनी डाली तो वो हो गया डाइल्यूट, कम मीठा। लेकिन आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी तो हो गया कंसंट्रेटेड। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, बेस ऑन कंसंट्रेटेड क्या होगा, एक कंसंट्रेटेड, एक हो गया डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जो वीक एसिड समझ सकते हो आप, और कंसंट्रेटेड मतलब जो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों अब हम बात करेंगे एसिड का यूज क्या क्या है। तो बच्चों एसिड का यूज बहुत सी जगह में होता है। फर्स्ट है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है बैटरी में, कार की बैटरी में हो गया, और भी बैटरी में होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, किंग ऑफ केमिकल। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या है, किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है बच्चों। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, कार की बैटरी में। बच्चों दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज कहाँ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट इन टॉयलेट। टॉयलेट को साफ करने में हम HCl एसिड का यूज करते हैं बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड, इसका यूज हम करते हैं पेंट बनाने में, ड्रग्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इसका यूज होता है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है टर्टरिक एसिड, बच्चों इसका यूज हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हाइड्रोलिक एसिड हमारे स्टोमच में भी पाया जाता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने के काम आता है बच्चों। और बच्चों इसके बाद है विनेगर, इसका यूज क्या होता है, फूड को प्रिवेंट करने के लिए भी काम आता है। बच्चों इसके बाद है बेंजोइक एसिड, जिसका यूज क्या है, फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हमें मतलब सही रखना है उसके लिए यूज करता है, जैसे अचार में इसका यूज होता है। तो बच्चों ये एसिड के कुछ यूज हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, बैटरी में हो रहा है। HCl का हो गया, क्या हो गया, क्लीनिंग टॉयलेट में हो गया। नाइट्रिक एसिड का यूज हो गया कि इंडस्ट्रियों में होता है। टर्टरिक एसिड का यूज हो गया ब्रेकिंग पाउडर में। HCl हमारे स्टोमच में भी पाया जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। विनेगर का यूज भी करते हैं हम फूड मटेरियल में। और बेंजोइक एसिड का भी यूज करते हैं हम खाने को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्वारेजिया। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो बच्चों एक्वारेजिया क्या होता है, जब भी HCl और नाइट्रिक एसिड को हम 3:1 में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एक्वारेजिया। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए आप, 3HCl + HNO3, तो ये क्या हो गया, एक्वारेजिया। ठीक है बच्चों। इसका ये रेशियो फिक्स रहेगा, आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों अब इसका एक्वारेजिया का यूज क्या होता है। बच्चों एक्वारेजिया का यूज होता है कि जैसे हमें कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हमें मेल्ट करना होता है, तो इसके लिए हम एक्वारेजिया का यूज करते हैं। देखो बच्चों जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम, तो इनको हमें अगर मेल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्वारेजिया में इनको डिजोल्व कर देंगे तो ये इजिली डिजोल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और एक और यूज है इसका, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग और रिफाइनिंग करता है गोल्ड को। तो बच्चों आपको एक्वारेजिया समझ में आया। तो एक्वारेजिया क्या हुआ, जब हम 3:1 में HCl और HNO3 को लेंगे। ठीक है बच्चों। और यूज क्या है इसका, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेस। तो बच्चों बेस क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH- आयन देता है। बच्चों एसिड में क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे हमें H+ आयन दे रहा था, और बेस क्या है, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH- आयन देता है। और बच्चों ये क्या होता है, इनका स्वाद क्या होता है, ये हल्के से कड़वे होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये एसिड का उल्टा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और मेन पॉइंट इसका भी ये है कि इसकी जो pH वैल्यू होती है वो >7 होती है बच्चों। ठीक है।
और बच्चों जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उनको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है बच्चों, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे ये NaOH है, तो ये जब वाटर में डिजोल्व होता है तो ये Na प्लस OH माइनस आयन हमें दे रहा है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या हो गया, पोटेशियम और OH माइनस आयन में ब्रेक हो गया। आए बच्चों समझ में? देखो बच्चों सिंपल सा आप देख सकते हो, एसिड क्या है H प्लस आयन दे रहा है और बेस क्या है OH माइनस आयन दे रहा है। ठीक है, एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है लिटमस को, और ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसमें जो टेस्ट था वो हल्का सा खट्टा था और इसमें टेस्ट क्या है, हल्का सा कड़वा है बच्चों। उसमें pH वैल्यू लेस देन 7 है, इसमें pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। ठीक है बच्चों, बच्चों इसके भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। फर्स्ट तो ये है कि ये क्या होता है, टेस्ट में हल्का सा खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चों ये क्या है, बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हल्का सा सोपी टच का होता है। तीसरा क्या है बच्चों, ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज करेगा। फोर्थ क्या है बच्चों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ये भी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों इसके भी 2-3 मेन पॉइंट है। बेस जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और बनाएगा बच्चों और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। मेटल क्या था, जब मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड से तो वहाँ पे केवल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, साल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट इन वाटर। तो बच्चों जो बेस है वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो इसने क्या बनाया, CaCO3 प्लस H2। इसके बाद आता बच्चों बेस रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों इसकी भी ये 3 मेन प्रॉपर्टी हैं, बाकी तो आपको याद रहेंगे लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस कभी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। बेस कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। तो बच्चों ये 3 आपको याद होनी ही चाहिए। बच्चों जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल देखिए आप, KOH प्लस HCl, तो ये क्या बना, KCl प्लस H2। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे बेस को डिवाइड करेंगे। बच्चों फर्स्ट है बेस ऑन देयर एसिडिटी, तो बच्चों फर्स्ट है मोनो एसिड बेस। तो बच्चों मोनो एसिड बेस क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व होने पे केवल 1 OH माइनस आयन देंगे। ठीक है बच्चों, और फिर इसका एग्जांपल है NOH और KOH। दूसरा है डाई एसिड बेस, इसका एग्जाम ये क्या होता है बच्चों, जब भी ये वाटर में डिजोल्व होगा तो ये 2 OH माइनस आयन देगा। ठीक है बच्चों, ट्राई एसिड बेस क्या होगा, ये जब वाटर में डिजोल्व होगा तो ये क्या देगा, 3 हाइड्रोजन आयंस देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो केवल 1 OH आयन देगा वो मोनो, जो 2 देगा वो डाई, जो 3 देगा वो क्या हो गया, ट्राई। ठीक है बच्चों, जो इसके बाद आता है कंसंट्रेशन के बेस पे। बच्चों इस ये भी सिंपल है। बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन में अगर हम उसमें एल्कीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो क्या हो गया, वो कंसनट्रेटेड हो गया, और जिसमें एल्कीन का परसेंटेज कम हो गया वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। बच्चों एग्जांपल सिंपल सा वही है, अगर हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, 5 चम्मच चीनी डाल दिया, तो वो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड। और अगर मैं उसमें केवल 1 ही चम्मच चीनी डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझ में आया? जो अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बेस डाल देंगे 1 लीटर पानी में तो वो कंसनट्रेटेड, अगर उसको हम केवल थोड़ी से अमाउंट में डालेंगे तो वो क्या बनेगा, डाइल्यूट। आई बात समझ में? बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे बेस ऑन आयनाइजेशन। बच्चों ये 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक हो गया वीक बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है कम्प्लीटली। सही बच्चों, और भी इसको बोल सकते हैं ऐसा बेस जो आयन में, जो वाटर के सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और इसका एग्जांपल है NaOH और KOH। और वीक बेस क्या होगा, जो वाटर में पार्शियली आयनाइज हो। ठीक है बच्चों, देखो भाई बच्चों हमने क्या किया, एसिड को लिया और वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस।
और जो वीकली डिजोल्व हुआ वो हो गया वीक बेस। ठीक है बच्चों। बच्चों बेस के भी यूज है बच्चों, इसके हम बेस की बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है बाथरूम सोप में। ठीक है बच्चों, ये मेन इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है बच्चों। दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है वॉशिंग सोप। बच्चों दो टाइप का सोप होता है, एक आपने देखा होगा हम नहाने वाला साबुन यूज करते हैं और एक कपड़े धोने वाला। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वॉशिंग सोप का काम करता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो बाथिंग सोप का। ठीक है बच्चों। अब एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज क्या करता है, मेडिसिन बनाने में करते हैं। देखो बच्चों जैसे एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसका यूज करते हैं हम वाइट वॉश। ठीक है बच्चों। और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिड एंड बेस समझ में आया होगा। तो बच्चों इसमें कुछ डिफरेंस हैं एसिड एंड बेस में, वो आप देखिए। जो एसिड है वो क्या देता है, H+ आयन देता है। जो बेस है वो OH- आयन देता है। ठीक है बच्चों। एसिड क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है। बेस क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। और कुछ एसिड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ज़्यादातर बेस जो हैं वो सॉलिड होते हैं। और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों ये क्या होता है, जब कोई एक एसिड और एक बेस की जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुई, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट बनता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों एसिड और बेस ने रिएक्ट किया है और सॉल्ट एंड वाटर बना है। एग्जाम्पल NaOH + HCl, तो ये क्या बना, NaCl + H2। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे pH स्केल। बच्चों सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस का pH स्केल क्या होता है। तो बच्चों pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है। तो हम सिंपल बोलेंगे pH स्केल इज ए स्केल विच मेजर हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस स्केल से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों इस स्केल पे 0 से 14 तक लिखा होता है, जिसमें 0 से 7 तक क्या हो गया, एसिड हो गया, और 7 से 14 तक बेस हो गया, और 7 वाला क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है बच्चों। इसका यहाँ पे आप फॉर्मूला देखें pH स्केल का, pH = -log10H+। ठीक है बच्चों। एसिड क्या हो गया, जिसका pH वैल्यू <7 है। बेस क्या हो गया, जिसका pH वैल्यू <7 है। और न्यूट्रल क्या हो गया, जो 7 पे। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। पॉइंट क्या है कि ब्लड का pH वैल्यू क्या है, मिल्क का pH वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों। तो ब्लड का होता है 7.4 के अराउंड, मिल्क का होता है 6.5 के अराउंड। ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। तो बोल बच्चों ब्लीचिंग, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताइए, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या है। तो बच्चों इसको हम एक एक करके जानेंगे। तो बच्चों सबसे फर्स्ट है केमिकल फार्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो है CaOCl2। ठीक है बच्चों। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। और बच्चों ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई सिंक लाइमन में क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, ब्लीच पाउडर। तो देखिए बच्चों आप इस CaOH का होल टॉइस में हमने ये क्या कराया, क्लोरीन गैस Cl2, तो ये क्या बना, CaOCl2। ये आप देखेंगे, ये देखिए बच्चों, ये है CaOH का होल टॉइस, इसको हम बोलते हैं ड्राई सिंक लाइम। इसमें हमने क्लोरीन गैस को फ्लो कराया तो ये क्या बना, CaOCl2। ये है हमारा ब्लीच पाउडर। ठीक है बच्चों। और इसके साथ क्या मिला, H2। ठीक है। और बच्चों इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, क्या है, देखो बच्चों ये क्या होता है, वाइट पाउडर टाइप का होता है जिसमें क्लोरीन की
स्मेल आती है। उसका रीज़न है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस हम फ्लोर कराते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये क्या होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये क्या करता है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है, क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या याद करना है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या हुआ, CaOCl2। फिर केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बच्चों प्रिपेयर कैसे होता है, ड्राई सिंक लाइमन में हमने क्या कराया, क्लोरीन गैस को फ्लो कराया तो क्या बना हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो क्या है ब्लीचिंग पाउडर। फिर आपने इसकी प्रॉपर्टी देखी कि ये व्हाइट कलर का होता है, इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है। फिर आपने देखा कि ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। फिर आपने देखा कि ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। तो बच्चों अब इसके बाद आते हैं इसके यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कम से कम 5 या 6 यूज पता होने चाहिए। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के यूज बताइए। तो बच्चों आप इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर के यूज। इसका यूज होता है कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्या होता है देखो बच्चों, ब्लीच का मतलब सिंपल सा होता है कि ये कलर को उड़ा देता है और वाइट बना देता है। देखो जैसे आपने ऊन निकाला अलग अलग और आपको उसमें पिंक कलर चाहिए, तो और उस ऊन का कलर पहले से ही ब्लैक है, तो आप उसको ब्लीच करोगे तो जिससे उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसमें पिंक कलर डाल सकते हो। ठीक है बच्चों। और भी कोई भी कलर आप इसी तरीके से बनेगा। मान लो उसमें पहले से कोई भी कलर है, तो आपको पहले उसका कलर उड़ाना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, ब्लीचिंग। ठीक है। फिर इसका सेकंड है पल्प मिल में जो पेपर हमारा बनता है। तो बच्चों क्या होता है, ये रद्दी जो भी जाती है, इसको ये क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रीम में इसको बॉईल करते हैं, जो भी एक हिसाब से पेपर रद्दी का बॉईल है। तो बच्चों इसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती है, जो काली काला या ब्लैक बोल सकते हो आप। तो इसको वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्लीच पाउडर इसमें से मिलाएंगे, तो ये ब्लीचिंग हो गई बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपने दो चीज़ें याद करनी है, एक इसका कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है बच्चों। बच्चों फिर इसका यूज एक होता है जो वाटर है, इसको भी थोड़ा बहुत सफाई के लिए भी इसमें वाटर में हम इसको थोड़ा बहुत ब्लीच पाउडर का यूज करते हैं। बच्चों इसके बाद इसका यूज होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसका यूज ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में भी हम केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर से कोई से भी 4 या 5 पॉइंट याद रख सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट दिए, तो आपको जो भी आसान लगे तो आप इसको याद कर सकते हो। सबसे आसान सा ये ऊपर के 4-5 हैं, जिसमें आप याद कर सकते हो कि इसका यूज कहाँ हो गया, टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री में हो गया, और वुड पल्प इन वाटर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में हो गया, वाटर वाटर को साफ करने के लिए भी बोल सकते हो आप इसको, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, और वूल अनस्ट्रिक्ट केबल में भी यूज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो जो भी आपको आसान लगे आप इसको 4-5 पॉइंट। तो बच्चों सबसे मेन पॉइंट क्या है, एक तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, और इसके बाद इसके यूज। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है बेकिंग सोडा। आपने सुना भी होगा बेकिंग सोडा का नाम पहले, क्योंकि ये बहुत घरों में भी यूज होता है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं इसको ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो बच्चों जब हम क्या करते हैं NaCl, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड में हमने H2O, CO2 और NH3 अमोनिया हो गया, इन तीनों को एक साथ मिक्स किया तो ये क्या बना, हमारा NH4Cl और NaHCO3। तो बच्चों अभी एक सेकेंड, ये देखो बच्चों आपने क्या किया, NaCl, H2O और CO2 और NH3, इन सबको क्या किया, रिएक्ट कराया, तो तुम्हारा क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, बेकिंग सोडा। आई बात समझ बच्चों। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि हम कैसे कैसे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये व्हाइट क्रिस्टल के टाइप का होता है, जैसे आपने चीनी के दाने देखे होंगे। और ये क्या होता है, नॉन कोरेजिव बेस होता है। और तीसरा क्या है, ये क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों आपको जो भी आसान 2 पॉइंट लगे वो आप याद कर सकते हैं। मैंने इसके यूज याद होने चाहिए कि बच्चों इसके यूज क्या है। तो बच्चों इसका यूज क्या होता है, जो कॉकरोच वॉकरोच या जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको सफाई में उसके यूज होता है। दूसरा है बच्चों इसका है, बच्चों इसका एक यूज है, जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, या जैसे जो हमें लंबे टाइम तक खाना बनाना है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों।
फिर बच्चों इसका यूज हम मेडिसिन के भी रूप में करते हैं, बाई चांस जिसको एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसका यूज हम टीथ को क्लीन करने के लिए और माउथ को साफ रखने के लिए भी इसका यूज करते हैं बच्चों। और बच्चों इसको आप ये भी बोल सकते हो, जो जैसे आग, बच्चों जैसे कहीं आग लगी तो उसको बुझाने में भी इसका यूज होता है बच्चों थोड़ा बहुत। और बच्चों इसका यूज क्या होता है, एक बेकिंग पाउडर के भी रूप में हम इसको करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको इसका मेन पॉइंट याद रखना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। दूसरा केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 NH3 को जब हम क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, 3 है इसमें, आपको जो भी 2 याद हो वो आप याद कर सकते हैं। यूज याद होना चाहिए, यूज क्या क्या है, हम फूड में यूज करते हैं और मेडिसिन में यूज करते हैं इसका। और बच्चों आप ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी, जैसे टीथ और माउथ को भी साफ करने में इसका यूज होता है। और यहाँ पे मैंने 6-7 लिखे हैं बच्चों, जो आपको जो भी आसान लगे तो आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। बच्चों वॉशिंग सोडा क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट में हम 10 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आप ये देखिए, ये यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसमें हमने 10H2O के मॉलिक्यूल को ऐड किया, तो ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। तो यही क्या है, वॉशिंग सोडा। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है और ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है और इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये जनरली क्या यूज होता है, एक हिसाब से वॉशिंग के लिए यूज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और ये रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। ठीक है बच्चों। फिर इसके भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूज पता होना चाहिए बच्चों। सबसे पहला यूज है इसका कि ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करेगा इंडस्ट्री या हाउस होल्ड में। दूसरा क्या होता है बच्चों कि ये पेपर, टेक्सटाइल, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है इसका भी। और तीसरा क्या है बच्चों इसका, ये वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। देखो बच्चों आपने सुना होगा वाटर 2 टाइप का होता है, हार्ड और सॉफ्ट। तो बच्चों अगर कोई हार्ड वाटर है उसको मुझे सॉफ्ट करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ बच्चों। तीसरा है बच्चों इसका क्या यूज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। जो भी हमारे ये ग्लास बनते हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है बच्चों। तो बच्चों मेन इसका यूज है लॉन्ड्री में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वॉशिंग के काम आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और इसका यूज हम बोल सकते हैं कि क्या है, क्लोथ को वॉश करने के काम आता है। तो बच्चों जनरली इसको, जैसे आपने साबुन देखा है, तो एक सबसे साबुन का ही काम करता है ये बच्चों। तो आपको ये सब याद होने चाहिए, जो भी आपको ज़्यादा आसान पॉइंट मतलब इजी पॉइंट लगे आप उनको याद करिए। और तो बच्चों इसमें आपको मेन यही पॉइंट याद रखना कि इसका क्या हो गया, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, और क्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और यूज क्या है। तो बच्चों यूज इसके सबसे आसान है, क्योंकि साबुन है, आपने सबने देखा है कि साबुन के यूज क्या है, वॉशिंग के काम आता है। और इसमें से आप बोल सकते हो इसमें जो भी हार्डनेस है वाटर की उसको रिमूव करने के काम आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप 6-7 ये देख रहे होंगे यूज, तो जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये आप इसका ये फॉर्मूला देखिए आप, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है बच्चों। इसमें क्या है कि जब भी आप ये जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन पे, तो इसमें से जो ये वाटर 2H2O आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक हो जाता है 1/2 एंड 3/2 हाफ में। तो जो ये CaSO4 और हाफ H2O बनता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों। और ये जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि एक तो इसका ये केमिकल फार्मूला, कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो बच्चों ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया ये। और बच्चों इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये वाइट वाइट पाउडर होता है। ठीक है बच्चों। और इसको हम जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाता है। तो इसको हम मतलब एक हिसाब से हॉस्पिटल में भी यूज करते हैं। देखिए बच्चों इसके यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके यूज आ जाते हैं। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं। मान लो किसी के बोन में फ्रैक्चर आ गया, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग के मतलब जब बोन ब्रेक हो जाता है तो उसमें प्लास्टर यूज होता है, तो वहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। ठीक है बच्चों।
दूसरा है इसका यूज, ये क्या होता है, खिलौने बनाने में इसका काम होता है बच्चों। जो भी आपने खिलौने देखे होंगे ये मिट्टी के टाइप के, तो ये मिट्टी के नहीं होते हैं, ये किसके होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है बच्चों। और फिर इसका यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, यूज होता है इसका। ठीक है बच्चों। और फिर इसका यूज होता है सरफेस को स्मूथ करने के लिए। आपने देखा होगा पुट्टी होती है आजकल घरों में, तो उसमें किसका यूज करता है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो बच्चों आपको ये 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो ये पुट्टी, जो घरों में आपके सबके दिखते हैं कि आजकल पुट्टी होती है, पुट्टी के काम में हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब कोई बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो वहाँ पे इसका यूज करता है। तीसरे क्या होता है कि ये टॉय खिलौने बनाने में काम आता है। तो जो भी आपको ये आसान लगे, यहाँ पे से आप ये 3-4 पॉइंट याद कर सकते हो बच्चों। बच्चों इसके बाद है जिप्सम। तो बच्चों जिप्सम क्या होता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो इसके 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। तो जो चीज़ बचता है उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट। क्योंकि ड्राई मतलब 2 है यहाँ पे, ये मतलब H2O। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप ये देखिए, CaSO4 और 2H2O। तो बच्चों दोनों में केवल डिफरेंस ये है, यहाँ पे CaSO4 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे आसान है। इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो आपको बेसिक एक तो ये पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नेम क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों ये बनता कैसे है, तो देखते हैं। बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक पास कराते हैं किसमें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम NaCl के हम एक्वा सॉल्यूशन में से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये 2 चीज़ों में ब्रेक हो जाएगा, एक NaOH और एक Cl2। तो जो NaOH होता है इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों। तो आपको सिंपल सा इसका एक केमिकल नेम पता होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए NaOH। बच्चों प्रिपेयर कैसे होता है, जब हम इलेक्ट्रिक पास कराते हैं किसके, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड में से करंट को पास कराएंगे तो वो 2 चीज़ों में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इसकी इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप इसके यूज आपको याद होनी चाहिए। बच्चों इसका फर्स्ट यूज़ तो वही है, इसका यूज़ होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा होता है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में। तीसरा इसका यूज़ होता है बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में। ठीक है बच्चों। और बच्चों चौथा इसका यूज है प्यूरिफाई ऑफ बॉक्साइट और। मान लो बच्चों जो भी ये ज़मीन से मतलब कोई चीज़ निकलती है, मेटल निकलता है, तो उसको प्यूरिफाई करने में इसका यूज होता है बच्चों। जो फिफ्थ क्या है, ये ऑयल रिफाइनरी में इसका यूज होता है। और फिफ्थ है इसका ड्राई और ब्लीच पाउडर बनाने में बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम बात करेंगे मेटल क्या होता है। तो बच्चों मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मोस्टली क्या होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं बच्चों। ठीक है। और बच्चों ये मोस्टली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कंडीशन में मिलते हैं। तो बच्चों हम इसकी प्रॉपर्टी की डीपली स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये है कि बच्चों ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड कंडीशन में पाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हाई डेंसिटी का होता है। बच्चों थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से इसका मीन है कि बच्चों ये नॉर्मल मेल्ट नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अगर मुझे आयरन की रॉड को मेल्ट करना है तो वहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा मुझे टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों और मेटल में एक शाइनी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मेटलिक लस्टर। देखो बच्चों आपने देखा होगा कि नॉर्मली मेटल क्या होता है, शाइन करता है, तो इसको हम बोलेंगे मेटलिक लस्टर। बच्चों इसकी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। बच्चों मेलेबिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ये क्या होता है कि सीट के फॉर्म में फैल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी।
बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल को खींचते हैं तो ये वायर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सोनरस। बच्चों सोनरस क्या होता है, जब हम मेटल को पीटते हैं तो इसमें से एक साउंड आता है, तो इस साउंड को हम बोलते हैं सोनरस। तो बच्चों आपको इसकी मोस्टली जो मेन प्रॉपर्टी है वो है मेटलिक लस्टर। मेटलिक लस्टर क्या होता है, जो मेटल साइन करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या हो, जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ये क्या होता है, सीट के फॉर्म में फैलता है, तो ये हो गया मेलेबिलिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल को वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस का मीनिंग क्या हुआ, जब हम मेटल को बीट करते हैं तो उसमें से साउंड आती है, तो वो हुआ सोनरस। बच्चों ये चारों जो एंड की चीज चारों हैं, ये आप बहुत एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम बात करेंगे नॉन मेटल। तो बच्चों नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें हार्डनेस, शाइनी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती बच्चों। ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की भी डीप स्टडी करेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की। तो बच्चों जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंडीशन में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है। और बच्चों इसका एक और प्रॉपर्टी है कि ये जनरली हार्ड कम होते हैं बच्चों। केवल डायमंड है जो सबसे हार्ड होता है बच्चों नॉन मेटल में। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जनरली सॉफ्ट और लो डेंसिटी के होते हैं। ठीक है। और बच्चों इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। ठीक है। और ये नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। और बच्चों ये जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। और बच्चों ये सोनरस भी नहीं होता है। ठीक है। तो बच्चों जहाँ पे हमने मेटल में पढ़ा था कि वो काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में जस्ट उसी का अपोजिट होते हैं बच्चों। ये नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो बच्चों दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेटलॉइड की। तो बच्चों मेटलॉइड क्या होता है, बच्चों ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी। ठीक है बच्चों। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बच्चों ये भी क्या होते हैं, सॉलिड कंडीशन में होते हैं, रूम टेम्परेचर में। ठीक है बच्चों। और बच्चों इनसे क्या होता है, एलॉय बनाते हैं हम बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बच्चों ये होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों। जो मेटलॉइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनका यूज हम क्या करते हैं, जैसे टेलीविजन में भी इनका यूज होता है बच्चों, जो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि मेटलॉइड क्या हुए, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट है उसको 3 कैटेगरी में पाया गया है, एक मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। तो जो ये मेटल है ये क्या है, बीच में है, तो इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो मेटल के एग्जांपल देखिए आप, कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, मरकरी। नॉन मेटल की कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, क्लोरीन। और मेटलॉइड की बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। बच्चों ये देखिए आप, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताओ। तो बच्चों अगर हम फिजिकल बेस पे बात करते हैं तो मेटल क्या होता है, यूजली सॉलिड, और नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बात करेंगे मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या हो गया, मेटल की बहुत अच्छी होती है और नॉन मेटल की थोड़ा पुअर होती है। मेलेबिलिटी का मीनिंग समझ में आया, जब हम मेटल को बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। तो मेटल काफ़ी अच्छे डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल पुअर। तो डक्टाइल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी मेटल को वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। मेटल ईजिली वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल का काफ़ी हाई होता है और नॉन मेटल का लो होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मेटल का काफ़ी हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है।
डेंसिटी क्या होती है बच्चों, काफ़ी हाई होती है मेटल की और नॉन मेटल की लो। कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की काफ़ी अच्छी होती है और नॉन मेटल की काफ़ी बेकार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो बच्चों फर्स्ट आता है मेटल ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना है, मेटल ऑक्साइड। तो Cu प्लस O2 क्या बना, CuO। तो ये क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल कभी भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल प्लस वाटर क्या बना है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल Ca प्लस H2O, तो क्या बना, CaOH का होल टू एस प्लस H2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, ये एसिड से रिएक्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल और यहाँ पे देखेंगे आप Zn प्लस HCl क्या बना, ZnCl प्लस H2। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये तीनों, तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। मेटल कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्टेन रूल। बच्चों ऑक्टेन रूल क्या होता है, कोई भी एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, सॉरी बच्चों, एटम क्या होता है अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है, उसी को बोलते हैं हम ऑक्टेन रूल। देखिए बच्चों, जैसे हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके सेल में 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, सही है। नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो इसके ऑक्टेन में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो आप इन सभी का देखिए, इनके जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेन रूल। ठीक है बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो बच्चों केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर एटम्स। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ना है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। बच्चों आपको यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड पढ़ने, एक कोवेलेंट एक आयनिक। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से हैं और वीक बॉन्ड कौन से हैं। तो वीक में कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड वंडरवाल। और स्ट्रॉन्ग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटलिक और कोऑर्डिनेट। तो आपको केवल ये 2 पढ़ना, आयनिक और कोवेलेंट। तो बच्चों हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बच्चों आयनिक बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, एक सेकंड बच्चों, ये देखिए बच्चों, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, जब 2 एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे में, तो इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, 2 एटमों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब जो बॉन्ड मिलता है उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये देखिए, एक यहाँ पे एक एटम ए है और एक एटम बी है। तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इन दो के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों। इसके कुछ एग्जांपल देखिए आप, NaCl। तो Na के पास क्या है बच्चों, एक एक्स्ट्रा है, ये हमने ऑक्टेन रूल से देखा कि जब हमने इसकी वैलेंसी निकाली सोडियम की तो 2 8 और 1 हुआ, और तो इसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और क्लोरीन के पास क्या है, 2 8 7। तो क्लोरीन को एक चाहिए इसके ऑक्टेन रूल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो अब NaCl ने क्या किया, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो अब इससे क्या होगा कि क्लोरीन का भी ऑक्टेन रूल पूरा हो गया और सोडियम का भी। ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। बच्चों हम एक एग्जांपल और देखेंगे आयनिक बॉन्ड का। देखिए बच्चों, ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और क्लोरीन के पास क्या है, 2 की कमी है। तो अब जो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये हमने क्लोरीन को दे दिया, तो इन दो के बीच में कौन सा बॉन्ड मिला, आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या बना, MgCl2। ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल और नहीं है बच्चों। बच्चों
आयनिक बॉन्ड समझ में आया? क्या हुआ, जब भी दो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेन रूल को पूरा करते हैं, ठीक है, या अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब ऐसा बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन टू एटम्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सिंपल है, जब दो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करके अपना वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए आप, ये है ए और बी। तो इन्होंने क्या किया, एक ने भी बी से कुछ हेल्प मांगी और बी ने भी ए से कुछ हेल्प मांगी, तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने वैलेंसी को कंप्लीट किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? तो बच्चों क्या होता है, जनरली कोई भी एटम है, उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसमें कम या ज़्यादा है तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। आप एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक एटम है, सही है, तो हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को लिया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया है। ये देखिए आप, ये देखिए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप, ये Cl है, तो Cl के पास क्या है बच्चों, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 7 इसके हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, ये CH4। तो बच्चों CH के पास कितने होते हैं, C के पास 4 वैलेंसी होती है, तो इसने क्या किया, जो भी ये हाइड्रोजन के एक एक एटम है इनके साथ शेयरिंग कर दी, तो क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अब मैं समझता हूँ कि आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए आप, मान लो आपके पास 500 रुपीज़ है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े, तो आपने अपने किसी दोस्त को दे दिए जिसको ज़रूरत थी, तो वो क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। लेकिन ये आपने, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है, आप किसी होटल में जाते हो, तो आपने 200 रुपये आपने डाले और 300 रुपये आपके दोस्त ने डाले, तो दोनों ने मिलके पिज्ज़ा खा लिया 500 रुपये का, तो ये क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड। तो बात समझ में आई? ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे एलॉय की। तो बच्चों एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर होता है दो और दो से ज़्यादा मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एलॉय हम जनरली क्यों बनाते हैं, मान लो बच्चों हमें कोई डिजायर प्रॉपर्टी चाहिए जो हमें नॉर्मली मेटल से या नॉन मेटल से नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करेंगे, तो जिससे हमें डिजायर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा गोल्ड क्या होता है, 24 जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो हल्का सा ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, कॉपर, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो बच्चों जो हम 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं उसमें क्या होता है, जो 2 ग्राम होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है, और 22 गोल्ड। सही है बच्चों। तो जनरली हम अगर क्या करते हैं, दो मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्स बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एलॉय। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिजायर प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे आपने कोई आयरन की रॉड ले ली, तो बच्चों आप उसको एनवायरनमेंट में रखोगे तो उस पर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। लेकिन आप उसमें अगर कॉपर मिला देते हो या कोई जिंक की इस पे कोई सरफेस चढ़ा देते हो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें कोरोजन कम होता है। ठीक है बच्चों। तो एलॉय क्या हुआ, जब हम मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं या दो मेटलों को मिक्स करते हैं डिजायर्ड प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसकी हम प्रॉपर्टी जानेंगे कि एलॉय की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो एलॉय होता है वो उनमें कोरोजन कम होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है।
सेकंड बच्चों ये भी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये थोड़ा कंडक्टर कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है बच्चों। और सम बच्चों कुछ मेटल, कुछ एलॉय की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी लो होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो अगर किसी मेटल का मरकरी के साथ एलॉइंग कराएंगे तो वो क्या बनेगा, अमलगम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एलॉय दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। तो बच्चों जो फेरस होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, आयरन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे स्टील, स्टील, निकिल और स्टील। ठीक है। जो नॉन फेरस होगा वो क्या होता है, उसमें कार्बन के कोई कंटेंट नहीं होता, मतलब आयरन के कोई कंटेंट नहीं होता। ठीक है बच्चों। उसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम एंड एलॉय। तो बच्चों सिंपल सा फेरस में क्या हो गया, आयरन के कंटेंट होते हैं और नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रख लेना, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम। बच्चों इसमें से दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो बच्चों ये मतलब क्वेश्चन आ गया कि जो ब्रास है वो किसका एलॉय है। तो बच्चों ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये पॉइंट याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए ब्रास यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्रास क्या है, Cu+Zn, और ब्रॉन्ज क्या है, Cu+Sn। इसको बोलते हैं हम कॉपर और टीन, उसको बोलेंगे कॉपर और जिंक। ठीक है बच्चों। आपको केवल इतना ही याद होगा। एक आप याद रख सकते हो, तो यहाँ पर से आता है ड्यूरेनियम, ये किसका होता है, एल्युमिनियम का एलॉय होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं अमलगम। बच्चों अमलगम क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल का मरकरी के साथ एलॉय बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अमलगम। बच्चों अब हम बात करेंगे मेटोलॉजी की। तो बच्चों मेटोलॉजी सिंपल क्या हो गया कि जब हम अर्थ को खोदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे हमने सीधा सोना रखा है या लोहा रखा, हमने उसको उठा के निकाल लिया। बच्चों क्या होता है, जब हम अर्थ की माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर से हमें क्या मिलता है, मेटल ओर में मिलता है। ओर का मीनिंग हमें प्योर मेटल नहीं मिलेगा, मेटल के साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे हम इसको रिफाइन करते हैं इसके ओर को, उसके बाद हमें मेटल मिलता है, और मेटल से हम एलॉय बनाएंगे। तो जो भी हमारे यूज के लिए डिजायर प्रॉपर्टी होंगी उस हिसाब से हम मेटल को मिलाएंगे, तो उससे हमारा एलॉय बनेगा। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है माइनिंग में या मेटोलॉजी में कौन कौन सी प्रोसेस है। तो बच्चों सबसे पहला होता है सेपरेट ऑफ ओर। बच्चों ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें से हम क्या करेंगे, मान लो हमें ओर मिला तो हमने उसमें से इम्प्योरिटी को हम हटाएंगे, सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये। दूसरी प्रोसेस क्या है बच्चों, हम ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तीसरी प्रोसेस क्या है बच्चों, हम मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें ये 3 स्टेप है बच्चों। इसके बाद इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले आता है माइनिंग। बच्चों माइनिंग क्या होता है, बच्चों माइनिंग जब हम अर्थ की खुदाई करते हैं तो उसको हम सिंपल सा बोलते हैं माइनिंग। ठीक है। जहाँ पे भी मान लो हमें कोई मेटल चाहिए तो हम सबसे पहले उसकी अर्थ की खुदाई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइनिंग। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है नेक्स्ट ओर। बच्चों ओर क्या होता है, बच्चों हमें सीधा, मैंने बोला था कि जो मेटल होता है वो हमें सीधा नॉर्मल मेटल नहीं मिलता, मेटल के साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलती हैं। तो जो ये पूरा हमें मतलब एक हिसाब से प्रोडक्ट मिला उसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है। जब हम मतलब एक हिसाब से अर्थ की खुदाई करते हैं तो हमें जो भी चीज़ें मिली तो वो क्या हो गया, ओर हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है गैंग। बच्चों गैंग क्या होता है, जो ओर में जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको हम बोलते हैं गैंग। एग्जाम्पल देखिए आप, बच्चों आपने कहीं पे खुदाई की, वहाँ पे आपको ओर मिला। ओर क्या मिला, ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बच्चों हमने यहाँ पे खुदाई की तो हमें इस तरीके से कोई एक हिसाब से मटेरियल मिला। तो बच्चों इसमें कुछ इम्प्योरिटी होंगी, कुछ प्योर मटेरियल होगा, कुछ क्या होगा। तो बच्चों ये देखिए, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ये समझिए कि ये प्योर मेटल है और ये सब इसकी अशुद्धियाँ हैं। तो बच्चों इन अशुद्धियों को हम क्या बोलेंगे, गैंग, और ये प्योर मटेरियल है। और ये पूरा क्या हो गया, ओर। आई बात समझे बच्चों, क्या हुआ, ये पूरा क्या है, ओर, ये है प्योर मटेरियल जो ये अंदर का है, और ये बाहर की क्या है, अशुद्धि है। ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्लेज। बच्चों क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ओर को मेल्ट करते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती, जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्लेज।
ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे स्मेल्टिंग की। ठीक है बच्चों, स्मेल्टिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं मेटल को मोल्ड करते हैं तो इसका जो मेटल ऑक्साइड वाली इम्प्योरिटी होती है इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जब हम ओर को हीटअप करेंगे तो जो भी एक सबसे इम्प्योरिटी है वो स्लीज की फॉर्म में निकल जाती है, तो इसकी को हम क्या बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करेंगे रोस्टिंग। बच्चों रोस्टिंग क्या होता है? बच्चों रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब हम ओर को क्या करते हैं हीटअप करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। और ये कब होता है? जब मेल्टिंग पॉइंट से लो पे और एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी हो क्या होता है ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो बच्चों सिंपल रोस्टिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीटअप करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से नीचे और एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या हो जाती है ऑक्साइड हो जाता है, तो इसको हम इजीली क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए बच्चों ZnS है और O2 है, तो ये क्या हो गया ZnO बन गया और CO2। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे कैल्सिनेशन। बच्चों कैल्सिनेशन क्या होता है? सिंपल ओर को हम हीटअप करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे और एयर की एब्सेंस में, तो क्या होगा जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएंगी रिमूव हो जाएंगी, इसको बोलेंगे हम कैल्सिनेशन। सही है, CaCO3, तो इसको जब हमने हीटअप किया तो इस CaO और CO2 में ब्रेक हो गया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस। तो कैल्सिनेशन क्या हुआ? जब हम एयर की एब्सेंस में ओर को हीटअप कर रहे हैं, और रोस्टिंग क्या हुआ जब हम एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं अबव द मेल्टिंग पॉइंट ओर को हीटअप कर रहे हैं, और कैल्सिनेशन में हम बिलो द मेल्टिंग पॉइंट हीटअप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मेन पॉइंट। बच्चों कैल्सिनेशन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बच्चों, और रोस्टिंग में क्या निकलता है टॉक्सिक और मेटेलिक एंड एस्ट्रिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ पे एक टॉपिक और आता है कोरोजन। कोरोजन बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। कोरोजन क्या होता है? सिंपली ग्रेजुअली क्या होता है, कोई मेटल एनवायरनमेंट में हम रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण मेटल की धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों खराब होने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। बच्चों ये सिंपल लैंग्वेज में कोरोजन क्या होता है जंग लगना। ठीक है, जब हम किसी भी मेटल को एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है। सही है, जिससे मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। सही है बच्चों, एक पॉइंट और आता है रस्टिंग। बच्चों अगर कोरोजन किसी भी मेटल में अगर जंग लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, अगर वो आयन में लगेगा तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे कोरोजन के दो टाइप हैं, एक होता है ड्राई कोरोजन, एक होता है वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन क्या होता है? जहाँ पे एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर में होता है तो वो हो गया ड्राई कोरोजन, अगर वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा तो उसको हम बोलेंगे वेट कोरोजन। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पे दो मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने के। एक तो हो गया एलोइंग। देखो बच्चों मान लो कोई आयरन पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कोरोजन हो रहा है, तो मैं उस पर क्या करूँगा कोई अदर मेटल उसके साथ एलोइंग कर दूंगा, जिससे क्या होगा वो उसमें कोरोजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है सरफेस कोटिंग। बच्चों क्या होगा जब मैं जैसे पेंट, आप एग्जांपल समझ सकते हो, हम क्या करते हैं घरों पे जो भी लोहे के दरवाजे होते हैं उन पे पेंट करते हैं, तो उसका रीजन क्या है हम उसकी सरफेस पे कोटिंग करते थे। तो इसमें बच्चों दो तीन मेथड हैं, आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है बच्चों बात करते हैं हम कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसका सिंबल C है और इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिक्स होकर कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, जो H2O होता है इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो ये दोनों मिक्स फिक्स रेशियो 2:1 में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? H2O। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
कार्बन के कंपाउंड की। तो कार्बन के दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे प्लांट या एनिमल में। इसका एग्जांपल है एथेनॉल और स्टार्च। ये क्या होता है? ये हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग मैटर से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई? कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर कंपाउंड क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं और एक नया एलिमेंट बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फिर जो कार्बन के दो टाइप के कंपाउंड है, एक हो गया ऑर्गेनिक, एक हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हो गया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या हो गया? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलोट्रोप। तो बच्चों एलोट्रोप क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको हम बोलते हैं एलोट्रोप। अब हम इसको कैसे समझें? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो दिखने में अलग हो लेकिन क्या हो? जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे एलोट्रोप। एग्जाम्पल के लिए जो कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं वो है डायमंड और ग्रेफाइट, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दिखने में दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? जब दो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये चेन में भी हो सकते हैं और ये क्लोज चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी। बच्चों टेट्रावैलेंसी क्या होता है? अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? कार्बन चेन के बेस पे। तो ये दो टाइप का होता है बच्चों, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या हो गया? जब कार्बन का एक एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरे एलिमेंट के या एटम के साथ कनेक्ट होता है तो ये हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, और अगर कार्बन का एक कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्ट होता है तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। आप एग्जांपल देखिए, प्रोपेन। प्रोपेन क्या हो गया? यहाँ पे जो भी कार्बन है ये सब आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हैं तो ये हो गया सैचुरेटेड। और ये दूसरा है प्रोपीन, तो यहाँ पे क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने क्या क्या देखा कि एलोट्रोप क्या होता है। तो एलोट्रोप क्या था? जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो हो गया एलोट्रोप। कैटिनेशन क्या था? जब एक एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी अदर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता तो वो हो गया कैटिनेशन। फिर इसके बाद आपने टेट्रावैलेंसी देखा, जब कोई एक एलिमेंट अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को किसी अदर के साथ शेयर करता है तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में पाई जाती है जिसका टेट्रावैलेंसी होती है, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था? जब कार्बन का एक एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है किसी दूसरे के साथ तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और अगर कार्बन का एक एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बच्चों जब दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना ऑक्टेन रूल को कंप्लीट करने के लिए तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों कि हर एक एटम अपना जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो अगर इसके पास 8 से कम या ज़्यादा हैं तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया कि इस एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर दिया जिससे दोनों का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ? जब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे आपस में ताकि अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो। सही है, ऑक्टेन रूल क्या बोलता है कि हमारे आउट मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8। ठीक है, और इसका और एग्जांपल देखिए, क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटवर्ड मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक की और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करते हैं? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
ठीक है, इसलिए Cl2 बनता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1। तो जो कार्बन है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर करेगा। तो कार्बन का क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन का 2 हो गया। बात समझ में आई। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे आपस में, तो जिससे क्या होगा कि दोनों के 8 कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आई। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्टेन रूल हमने कंप्लीट करना है। ऑक्टेन रूल क्या बोलता है, जब आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोकार्बन की, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये लेस डेंस टू वाटर होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से कम होती है। इसीलिए जब आप देखते होंगे किसी पानी के गिलास में अगर आप तेल डालोगे तो वो ऊपर ऊपर से ही दिखता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन को हम किस में यूज करते हैं, मतलब फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों जब भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसीलिए हम इसका यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है बच्चों की, जो हाइड्रोकार्बन है वो गैस स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और वैक्स स्टेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होता है किसके साथ, जब इसमें कार्बन के एटम का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमने देखी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये वाटर से लेस डेंस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इसको जलाते हैं तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये गैस, लिक्विड और वैक्स सबके फॉर्म में मिलता है। इसके बाद क्या था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा जब इसमें क्या होगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है बच्चों एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन, थर्ड होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब बच्चों इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। सिंपल सा ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे और इन्हीं को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और इसका फॉर्मूला आप देखेंगे CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट होगा एल्कीन। एल्कीन क्या होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और इसका फॉर्मूला CnH2n। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, सही है, ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ये आप देखिए, इसका फॉर्मूला ये, और एल्कीन का है ये, और एल्केन का है ये, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिए इनका एग्जांपल देखिए आप, सिंगल बॉन्ड वाले का, ये एल्केन है, यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है, और एल्कीन का है, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट आप ये देखिए एल्काइन में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल होगा इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और ये हम फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो इससे हमें इनका मेथेन, एथेन ये सब मिलेगा।
तो बच्चों इसके कुछ प्रॉपर्टी ही आपको पता होनी चाहिए। जो एल्कीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो एल्कीन होता है वो सैचुरेटेड होता है, और एल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। एल्काइन क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमें 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि जो एल्केन है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और एल्काइन मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। और एल्केन सैचुरेटेड होगा और एल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके नेमिंग की। तो बच्चों जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। जब उसमें दो कार्बन होंगे तो उसको हम बोलते हैं एथ। जब उसमें 3 कंपाउंड होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोप। अगर उसमें 4 कंपाउंड होंगे तो उसको बोलते हैं ब्यूट। अगर उसमें 5 कंपाउंड होंगे तो उसमें बोलेंगे हम पेंट। ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है। अगर 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्स। अगर 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन। और अगर 10 होता है डेक, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, यहाँ पे अगर इस किसी कार्बन कंपाउंड पे OH जुड़ा हो तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है। अगर CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर CO तो कीटोन, और CHO तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। बच्चों अब हम थोड़ा नेमिंग सीख लेते हैं कि इसको हम कैसे नेम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 5 जहाँ पे 5 कार्बन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं ANEN। तो ये क्या बना, पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 क्या है, कार्बन। लेकिन ये क्या है, केवल एक सीरीज में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड वाले कार्बन पे क्या कनेक्ट है, एक कार्बन। तो ये हो गया सेकंड वाले के लिए 2। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम यहाँ से नेमिंग करते हैं तो ये सेकंड वाले पे क्या कनेक्ट है, ये CH3। तो ये हो गया 2 मेथॉल। और टोटल कितने कार्बन है, 5। तो ये हो गया पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड के कनेक्ट है तो ये आ गया N। तो ये बना 2 मेथ पेंटेन, ठीक है। ऐसी इसकी आप नेमिंग करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आप, तो बच्चों हम यहाँ पर नेमिंग वहाँ से स्टार्ट, इसकी काउंटिंग 1 2 3 वहाँ से करेंगे जो सबसे लंबी सीरीज हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से काउंट करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो मैं किसको लूँगा, जिसमें जो लंबी सीरीज है। तो ये 7 वाली लॉन्ग सीरीज है तो मैं इसको लूँगा, यहाँ से काउंट करूँगा। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने हैप्ट लिख दिया। और जो ये थर्ड वाला कार्बन है ये कहाँ पे कनेक्ट है, 3 पे। तो ये हो गया 3 मेथैल और हेप्टेन। तो क्या बना, 3 मेथ हेप्टेन। बात समझ में आई। एक बार और देखो बच्चों, जब भी इस तरीके वाली अगर केवल सीरीज में है तब तो आपको क्या करना है, केवल काउंट करना है कि कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो आपने 5 कार्बन काउंट कर लिए। तो टोटल क्या बन गया, पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू है इसलिए एन। तो ये क्या बन गया, पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करोगे, यहाँ पे सेकंड में बात करोगे, यहाँ पे आपने काउंट किया। तो काउंट आप यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी इतने ही कार्बन है और इधर से भी इतने ही कार्बन है, ठीक है। तो आपने एक जगह से काउंट करना है। तो आप ये देखोगे कि सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, CH3 कनेक्ट है। तो ये क्या बन गया, सेकंड वाले कार्बन पे है इसलिए 2। और ये क्या है, मिथेल। और टोटल यहाँ नीचे कितने कार्बन है, 5। तो ये बना पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है इसलिए बना N। तो ये क्या बना, 2 मेथेन पेंटेन। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चों हम वहां से काउंट करेंगे जो सबसे लंबी सीरीज हो। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ कार्बन को, यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 क्या है,
कार्बन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 7, तो मैं किसको लूँगा, ये ऊपर वाले को लूँगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले को लिया, तो इसके बाद ये देखिए आप 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा है, मेथेन, इसलिए ये हो गया 3 मेथाइल, ठीक है। और ये कितने हैं, 7, तो ये आ गया हेप्ट, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, तो आगे एन, तो क्या बन गया 3 मेथ हेप्टेन, ठीक है। एक और देखिए डबल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड थे। अब डबल बॉन्ड वाला देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 क्या है, कार्बन, तो क्या आ गया पैन। और क्या है, जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या आ गया इन, तो क्या बन गया पैन फर्स्ट इन, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल किसका देखिए, एथेनॉल का, तो ये क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH, तो टोटल कितने कार्बन है, 3, तो क्या आ गया प्रोप, क्या आ गया प्रोप आ गया। और इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ गया। और OH किस पे कनेक्ट है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो क्या बन गया ऑल, तो क्या बन गया प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। जहाँ पे भी ये स्पेशल ग्रुप जैसे OH CHO ये कनेक्ट होगा, उसका हम नाम देंगे। जैसे ऊपर वाले में डबल बॉन्ड था, तो हमने फर्स्ट इन लगाया, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये एक तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आइसोमर। तो आइसोमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। आप ये एग्जांपल में देखिए, जो ये एग्जांपल दिया है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C5 और H12। तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो तीनों का सेम है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो आइसोमर क्या हुआ, जब किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम हो और केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सोप। तो सोप क्या होता है, तो सोप एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज हम क्लीनिंग एजेंट में करते हैं। जो नॉर्मल वाटर है वो हमारे डस्ट या ऑयल जो कपड़ों पे होता है उसको रिमूव नहीं कर पाता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सोप या डिटर्जेंट का। अब हम बात करेंगे सोप क्या होता है। तो सोप एक कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम या सोडियम का एक कंपाउंड होता है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव करने के लिए। बच्चों सोप भी दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप क्या होता है, जब हम ऑयल या फैट को हाई टेम्परेचर में कास्टिक सोडा के साथ बॉईल करते हैं, तो ये क्या बनता है, हार्ड सोप, ठीक है। और सॉफ्ट सोप क्या होता है, जब हम ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे पोटेशियम सॉल्ट के साथ बॉईल करते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट सोप प्रोड्यूस होता है। बच्चों देखो, और एक होता है सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन क्या होता है, जब ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक नंबर का आ गया कि सॉफ्टनिफिकेशन क्या हो गया, तो आप बोलोगे जब हम ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्टनिफिकेशन, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि जो सोप कपड़ों को क्लीन कैसे करता है, ये डस्ट को रिमूव कैसे करता है। तो बच्चों इसके लिए हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों जो सोप होता है उसके मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। बच्चों जो हाइड्रोफोबिक होता है ये वाटर से हेट करता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर से लव करता है। तो बच्चों जब हम डिटर्जेंट या सोप को पानी में घोलते हैं, तो इसके दो एंड होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, एक हो गया हाइड्रोफिलिक, एक हो गया हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर से लव करता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये वाटर से हेट करता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम अपने जो गंदे कपड़े हैं उसको पानी में डालते हैं, तो जो डस्ट होती है वो हाइड्रोफिलिक एंड पे हाइड्रोफोबिक एंड पे कनेक्ट होती है, जो वाटर होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड पे कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, ये एक रिएक्शन बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीसेल। सही है बच्चों, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो ये है मीसेल का। तो क्या होता है बच्चों, ये वाला यहाँ बीच में डस्ट होती है, ठीक है। तो जो ये एंड है हाइड्रोफोबिक, ये इससे कनेक्ट होता है डस्ट से, और जो ये वाला एंड है, जो ये वाला है हाइड्रोफिलिक वाला, ये वाटर से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, ये पूरी एक रिएक्शन करते हैं, और ये पूरा एक कनेक्शन बन जाता है इसके पूरे के बीच में। तो जब हम क्लॉथ को इसमें रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इस तरीके से कनेक्शन होगा। अब हम जब क्लॉथ को बाहर निकालेंगे, तो हमारे कपड़े तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो डस्ट है वो यहीं वाटर के साथ जो ये कनेक्शन बना है, ये इस तरीके से
इस तरीके से ये यहीं पानी में रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि मतलब कपड़े साफ कैसे होते हैं। तो आपको सिंपल सा समझना है कि क्या होता है, जो भी वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, पोलर एंड होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, नॉन पोलर एंड होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से क्या करता है, हेट करता है। हाइड्रोफिलिक वाटर से कनेक्ट होगा, हाइड्रोफिलिक डस्ट से कनेक्ट होगा। तो जब ये हम पूरा एक सबसे पानी का घोल बनाएंगे साबुन का, अब हम उसमें अपने गंदे कपड़े रखेंगे, तो जो डस्ट है वो हाइड्रोफोबिक वाले एंड पे कनेक्ट होगी, और जो दूसरा एंड होगा वो वाटर से कनेक्ट होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, सही है। तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे जो डस्ट, ऑयल और वाटर है ये आपस में चिपक जाते हैं। तो अब हम जब कपड़ों को बाहर निकालते हैं तो ये जो भी डस्ट है वो पानी में रह जाता है और हमारे कपड़े क्लीन होके बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस। ठीक है, तो जो सोप होता है वो फैटी एसिड और सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती है, और जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड और सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, periodic table is arrangement of all element in a table on the base of chemical and physical property। तो periodic table क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंटों को अरेंज किया। सबसे फर्स्ट आते हैं डोबेराइनर, उसके बाद आते हैं न्यूलैंड, फिर उसके बाद आते हैं मेंडलीव, फिर उसके बाद आते हैं मोजले। तो हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेराइनर की। डोबेराइनर ने एलिमेंटों को ग्रुप में अरेंज किया और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे। तो इन्हीं ग्रुपों को हम बोलते हैं ट्रेड। और इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रुप में है उसमें जो 3 एलिमेंट है, तो इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड। सिंपल आप एग्जांपल देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो एक ट्रेड या ग्रुप, तो इन्होंने देखा कि जो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। आप ये यहाँ पे देखिए 6.9 है लिथियम का एटॉमिक मास, 39.1 है पोटेशियम का एटॉमिक मास। जब इसका एवरेज निकला तो वो हुआ 23, तो वो किसके इक्वल है, सोडियम के इक्वल है। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट हुए वो है डोबेराइनर। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंटों को ग्रुप में अरेंज किया और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और थर्ड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, मास का जो एवरेज है वो मिडिल वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, और इसके कुछ ड्रॉबैक थे तो उसकी अब स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये था कि ये उस टाइम पे जो भी नॉन एलिमेंट थे वो सब इस ट्रेड को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, सेकंड, इस जो इन्होंने ट्रेड बनाया उसमें केवल ओनली 9 एलिमेंट थे जो इनके ट्रेड को फॉलो करते थे। थर्ड था कि ये केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के बीच का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। स्टूडेंट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एलिमेंटों को अरेंज किया, तो कौन थे, डोबेराइनर। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ ट्रेड किसने दिया, तो डोबेराइनर। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड क्या है। तो डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रेड क्या है कि डोबेराइनर क्या करते हैं, एलिमेंटों को ग्रुप में अरेंज करते हैं और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट होते हैं, और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डोबेराइनर के ट्रेड के ड्रॉबैक क्या हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है कि उस टाइम के जो भी नॉन एलिमेंट थे वो सब इसके ट्रेड में अरेंज नहीं हो पाते हैं। सेकंड क्या था कि ओनली 9 एलिमेंट ही इसके ट्रेड में फिल हो सकते हैं। थर्ड क्या था कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने में डोबेराइनर फेल हो गए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविस। स्टूडेंट ये सेकंड साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट जो थे नॉन थे, तो इन्होंने क्या किया, उन सभी एलिमेंटों को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया। तो इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर है। तो इन्होंने 8 का ग्रुप बनाया, उसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविस। स्टूडेंट इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये था कि केवल कैल्शियम तक के ही एलिमेंट न्यूलैंड के लॉ को फॉलो करते थे। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि कुछ एलिमेंट जो प्रॉपर्टी में डिसिमिलर थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। थर्ड ड्रॉबैक ये था, जो एलिमेंट न्यूलैंड के लॉ के बाद खोजे गए वो न्यूलैंड के लॉ को फॉलो नहीं करते थे। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि न्यूलैंड का लॉ क्या था, हमने एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो फर्स्ट वाला और एट्थ वाले का जो प्रॉपर्टी है सिमिलर थी, तो उसका हमने ग्रुप बना दिया। फिर इसके ड्रॉबैक में क्या था कि ये केवल कैल्शियम तक के ही फॉलो होते थे। सेकंड क्या था कि कुछ एलिमेंट जो प्रॉपर्टी में डिसिमिलर थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये थर्ड साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। तो मेंडलीव देखते हैं कि जब एलिमेंट को हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। तो इसके बेस पे ये एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ये है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जो भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज किया और उसी को हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट इनके पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर हैं, उनके हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ये है कि इनके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो 8 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम बोलते हैं ग्रुप, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनको हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, और ईच ग्रुप हैज डिवाइड इनटू 2 सब ग्रुप। जो भी ये ग्रुप हैं ये 2 ग्रुप सब ग्रुपों में डिवाइड है, ए एंड बी। ठीक है, थर्ड क्या है, जो भी एक ग्रुप वाले जो भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ऐसा फर्स्ट टाइम था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उनको एक ग्रुप में रखा जा रहा है और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले वो दूसरे ग्रुप में। कुछ एलिमेंटों को गलत ग्रुप में रखा गया, उसका रीजन था कि हम उनका एटॉमिक मास गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, और कॉलम में कुछ जगह पे हम खाली छोड़ लेते क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो उनके लिए हमने खाली जगह छोड़ दी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी भी कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये था कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। ठीक है, और सेकंड ड्रॉबैक ये था कि इसको आइसोटोप के लिए कोई प्लेस नहीं था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक ये था कि कुछ एलिमेंट क्या थे, एटॉमिक मास को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, कुछ एलिमेंटों की प्रॉपर्टी पूरी डिसिमिलर थी लेकिन उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक थे। तो हमने देखा मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि जो भी एलिमेंट हैं वो कुछ टाइम पीरियड बाद उनकी जो प्रॉपर्टी हो रही है वो रिपीट हो रही है। तो वो एक टेबल बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके फीचर थे। फीचर क्या क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, कि इसमें 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे, और ग्रुप भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड थे, ए एंड बी। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको एक एक ग्रुपों में रखा था। नेक्स्ट क्या था कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह रखी गई थी। ठीक है, और फिर इनके कुछ लिमिटेशन थे। लिमिटेशन क्या थे, एक तो हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस नहीं था। सेकंड क्या था कि आइसोटोप के लिए इनके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं रखी गई। थर्ड क्या था कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो एटॉमिक मास के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे।
और फोर्थ लिमिटेशन क्या था कि कुछ एलिमेंटों का प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट थी और उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। तो स्टूडेंट हमें ये मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, तो वो थे हेनरी मोजले। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि एटॉमिक नंबर की खोज किसने की, वो भी हेनरी मोजले। तो क्या होता है स्टूडेंट कि हेनरी मोजले क्या करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उसका बेस होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हेनरी मोजले प्रूव करते हैं कि जो भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी का बेस है वो उसका एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर है। तो उसके बाद ये एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो इनका स्टेटमेंट होता है द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, अब स्टूडेंट इनके पीरियोडिक टेबल के हम फीचर की बात करते हैं। तो फीचर में क्या है कि इनके फर्स्ट तो यही रहेगा कि जो भी एलिमेंट अरेंज है किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। सेकंड होगा कि इनका जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उनको हम पीरियड बोलते हैं, तो उन वो ये थे 7 पीरियड थे। जो वर्टिकल कॉलम होता है उनको हम बोलते हैं ग्रुप, तो इनके इसमें 18 ग्रुप थे। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इनको और सब ग्रुपों में डिवाइड किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। सेकंड फीचर में हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं। तो पीरियड कितने हैं, 7, और ग्रुप कितने हैं, 18। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है एल्किली मेटल, सेकंड है एल्किली अर्थ मेटल। ठीक है, और एक ये 17 और 18 वाला ग्रुप आता है। 17 ग्रुप होता है हेलिजन और 18 होता है नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो इसकी हम और डीप स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला। और ये सेकंड है बेरियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम वाला। फिर इसमें 17 ग्रुप है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन सबसे रिएक्टिव ग्रुप में से एक होता है। फिर जो ये 18 ग्रुप है हीलियम, नियोन, आर्गन, ये होता है इनर्ट गैस। तो स्टूडेंट हमें ये पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। जो ये दो हैं इनमें एक रेडियो एक्टिव होता है, एक लेंथेनाइट ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई हैं, तो जो भी आपको आसान लगे आप यहाँ पर से 4 या 5 प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिफरेंस। तो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टेबल बनाई, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बनी है। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने थे, 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं, 7, ग्रुप हैं 18, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 118, जिसमें 92 है नेचुरल और बाकी हैं आर्टिफिशियल। तो बच्चों हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में इंक्रीज होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमें ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये तो हम पीरियड की बात करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो लास्ट ऑर्बिटल में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। सेकंड है वैलेंसी, फर्स्ट इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। थर्ड क्या होगा, एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिफ्थ क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, फर्स्ट डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी। सही है, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप।
तो इसमें क्या है कि जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। और तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी सेम होगी, और जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, और केमिकल रिएक्टिविटी पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ तो पीरियड में क्या होता है, इस तरीके से हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे लास्ट ऑर्बिटल में इंक्रीज होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो मेरे वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, और एटम का साइज डिक्रीज होता है। तो ये 5 मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है किसकी, पीरियड की, और 5 ग्रुप की। ग्रुप में भी क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम को इस तरीके से चलते हैं ये, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है तो वैलेंसी सेम होगी, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो ये आपको ये सब पता होना